हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। देखें, आप लोग देख रहे हैं हमारे सीपीसी की लॉ गेट की सीरीज़। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर 6 और साथ में इसके जो 18 रूल हैं वो भी डिस्कस करेंगे। देखें, लॉ गेट की सीरीज़ चल रही है सीपीसी के हवाले से, तो हम सिर्फ सिलेबस को ही कवर कर रहे हैं जो हमें दिया गया है, और जो सेक्शंस हैं वो सारे कवर हो चुके हैं। अब ऑर्डर्स हम डिस्कस कर रहे हैं, 1 भी हो चुका है ऑर्डर, और इस वीडियो में सिर्फ ऑर्डर 6 डील करेंगे। देखें, जो ऑर्डर 6 है ना, वो प्लीडिंग के बारे में है कि वो प्लीडिंग के बारे में बताता है कि प्लीडिंग किस तरह की जाती है, इसका क्या मतलब है, सब कुछ। ठीक है? तो अब आपको मैं 18 के 18 जो इसके अंदर रूल है वो बताऊँगा, लेकिन बहुत ही सिंपल करके, ईज़ी करके, विथ एक एग्ज़ाम्पल के साथ। ठीक है? सबसे पहले रूल नंबर 1 वो ये कहता है, यार प्लीडिंग क्या होती है? भाई, प्लीडिंग का मतलब होता है, इसके अंदर 2 चीज़ें आती हैं। एक तो ये, जब आप अदालत में जाते हो और कोई क्लेम करते हो, दरख़्वास्त देते हो, जिसको हम प्लेंटिफ कहते हैं, वो आपने जो दरख़्वास्त दी उसको भी हम कहेंगे क्या, कि आपने जनाब प्लेंट दायर किया है, इसको भी हम प्लीडिंग बोलेंगे। और फिर जिस शख्स के खिलाफ आपने क्लेम दायर किया होता है, वो जब अपना जवाब जमा कराता है, जिसको हम डिफेंडेंट कहते हैं, जिसको हम रिटन स्टेटमेंट भी कहते हैं, उसको भी हम क्या बोलते हैं, प्लीडिंग। सो प्लीडिंग में 2 चीज़ें आती हैं, एक आपका प्लेंट और साथ में उसकी रिटन स्टेटमेंट। इन दोनों चीज़ों को हम मिला के क्या बोलते हैं कि यार ये प्लीडिंग की है। यानी एक मैंने शख्स के खिलाफ शिकायत लगाई, अदालत के अंदर कागज़ पे लिख के दी, वो भी प्लीडिंग है। और फिर बदले में जिस शख्स की शिकायत लगाई और उसने जो रिस्पॉन्स दिया, हम उसको भी प्लीडिंग कहेंगे। तो रूल नंबर 1 प्लीडिंग की डेफिनेशन के बारे में है। उसके बाद है रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 ये कहता है, जब आपने प्लीडिंग अदालत में दरख्वास्त देनी है ना, तो आपने उसके अंदर ना सिर्फ मटेरियल फैक्ट्स बताने हैं और एविडेंस के बारे में ज़्यादा नहीं बताना। बस फैक्ट्स जो है ना वो भी आपने ऑर्गेनाइज करने हैं, नंबर 1। नंबर 2, यानी जो आपको शिकायत है जिस बंदे से, अगर एक शख्स ने आपकी प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा किया, तो आपने सारा बताना है कि जी मेरी यहाँ पे प्रॉपर्टी है, इतनी उसकी, यानी कि वो एरिया है, ये है, वो है। तो वो सारा पैराग्राफ वाइज़ मटीरियल, सिर्फ फैक्ट्स बताने हैं। और साथ में अगर कहीं पे कोई तारीख है, अमाउंट का ज़िक्र है, नंबर्स हैं, वो भी आपने अच्छे से देने हैं। यानी इसमें आपने सबूत वगैरह नहीं बताने। हम इसका एक एग्ज़ाम्पल ये ले सकते हैं कि आपने एक शख्स है ना, दूसरे शख्स को सू करता है कि उसने उसका जो कर्ज़ है, लोन है, वो रीपे नहीं किया। ठीक है? तो प्लीडिंग में सिर्फ आपने लोन की अमाउंट दिखानी है, डेट देनी है, लेकिन मज़ीद डिटेल नहीं देनी कि वो लोन आपने किस मकसद के लिया था और लोन का आपने इस्तेमाल कहाँ-कहाँ किया, ये वगैरह ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा अगर कोई भी जो आपकी शिकायत है, उस हवाले से भी जो एविडेंस है, वो भी आपने डिटेल में यहाँ पे नहीं लिखने। सिर्फ आपने अपना एक मटीरियल जो फैक्ट्स हैं, वो बताने हैं, जो मुद्दा है, वो बताना है, और जो शिकायत है, वो बतानी है। उसके बाद है रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 ये कहता है कि देखें, कुछ ऐसे वो क्लेम होते हैं जिसके अंदर आपको ना एक स्टैंडर्ड जो है ना फॉर्म को फ़ॉलो करना पड़ता है। यानी मैं अब अदालत में एक दरख़्वास्त देने जा रहा हूँ, यानी कि प्लीडिंग करने जा रहा हूँ, प्लेंट दायर करता हूँ, लेकिन अदालत ने कहा है कि अगर भाई, अगर आपको अगर पैसों का कोई क्लेम करना है, प्रॉपर्टी का कोई क्लेम करना है, तो भई उसका एक स्टैंडर्ड तरीका है, आपने उसको फ़ॉलो करके हमें दरख़्वास्त देनी है। यानी इस फॉर्मेट को आपने इस्तेमाल करके हमें प्लेंट देनी है, तो आपने फिर वही फॉर्मेट इस्तेमाल करना है। ठीक है? यानी अदालत ने अगर कहा है कि भाईजान, अगर एक शख्स को बैंक से कोई शिकायत है कि बैंक ने मेरे पैसे खा लिए हैं, तो अगर इस तरह की कोई भी आप प्लीडिंग दायर करेंगे, प्लेंट दायर करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्म मौजूद है, आपने वही फॉर्मेट रख के हमें यानी कि दरख्वास्त देनी है। ठीक हो गया जी? और अगर वो नहीं है, तो उससे मिलता-जुलता भी कोई फॉर्मेट चल जाएगा। तो रूल नंबर 3 ये कहता है। उसके बाद है रूल नंबर 4। ये क्या कहता है? देखें जी, अगर आपने कोई दरख़्वास्त दायर की है, क्लेम किया है, और किसी शख़्स ने आपके साथ फ्रॉड किया है, तो फिर आपने फ्रॉड के बारे में थोड़ा बताना ज़रूर है कि वो फ्रॉड क्या है, कैसे हुआ, और मतलब वो थोड़ी-सी डिटेल देनी है। यानी वो डिपेंड करता है कि किस किस्म का आपका ना क्लेम है, किस किस्म की आपकी दरख़्वास्त है, किस किस्म की आपकी यानी कि कंप्लेंट है, तो वो उस पे डिपेंड है। अगर मिसाल है कोई फ्रॉड का मामला है, तो फ्रॉड अगर आपसे वो पूछ रहा है कि भई फ्रॉड, तो फिर आपने ये नहीं कहना कि जी फलाँ बंदे ने मेरे साथ फ्रॉड कर दिया, बस इतना नहीं लिखना होगा फिर वो थोड़ी-सी आपको यानी कि एग्ज़ैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी होगी कि फलाँ दिन पे फ्रॉड किया, इतना मेरा नुकसान हुआ, उसने मुझे ये कहा, मुझे वो कहा, इस तरह। ठीक है जी? उसके बाद है रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 ये कहता है कि जनाब, अगर आपने कोई प्लीडिंग दी है, आपने दरख़्वास्त प्लेंट दायर की है या रिटन स्टेटमेंट है, तो उसमें अगर कोई डिटेल नहीं है, तो फिर अदालत आपसे पूछेगी कि भाईजान, आप जो अपनी जो इन डिटेल है, तफ़सील है, वो क्लियर तरीके से और बहुत अच्छे डिटेल के तरीके से एक्सप्लेनेशन के साथ हमें बताएँ। देखें, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, बाज़ औक़ात आप दावा दायर करते हैं, लेकिन वो इनकम्प्लीट होता है, तो अदालत फिर आपसे ये पूछ सकती है कि भाई ज़रा एक्सप्लेनेशन दो, हमें समझ नहीं आई, आप कहना क्या चाहते हो? आपका प्रॉब्लम क्या है? आपको क्या चाहिए हमसे, और
और क्या बंदे ने आपके साथ जुल्म किया है, ज़्यादती की है, तो आप तफ़सील से हमें लिख के दें। तो ये अदालत आपसे माँग सकती है डिटेल वग़ैरह, ठीक है जी। उसके बाद है रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 में ये है कि एक कंडीशन प्रेसिडेंट होता है। अब इसका मतलब क्या है? मिसाल के तौर पर आपने एक शख़्स के साथ कोई मुआहदा किया, तो उसमें आपने लिख दिया कि भई हम दोनों में से अगर कोई भी मुआहिदा तोड़ेगा ना तो अदालत में हम जाएँगे ज़रूर, लेकिन उससे पहले एक-दूसरे को नोटिस देंगे, फिर अदालत में जाएँगे। यानी मुँह उठा के अदालत नहीं जाएँगे, पहले हम एक-दूसरे को नोटिस देंगे, उसके बाद हम अदालत में जाएँगे, अगर हम में से कोई एक शख़्स जो उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ेगा। तो कहने का मतलब है, तो जब आप फिर अदालत जाएँगे ना, तो फिर आपने अदालत को बताना है कि सर मैं अदालत आने से पहले, इस शख़्स के खिलाफ़ मुकदमा दायर करने से पहले मैंने इसको नोटिस किया है। और वो आपने मेंशन करना है अपनी दरख़्वास्त के अंदर, अपने लीगल पेपर्स के अंदर, ठीक है? अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट ये कहता है कि भाई एक दूसरे शख़्स के खिलाफ़ आपने अगर अदालत जाना है तो पहले जो रस्मी कार्रवाई है, अगले बंदे को नोटिस करना है, तो वो आपने करना है, फिर आपने अदालत में जाना है। और ये बात आपने अपनी जो दरख़्वास्त दायर कर रहे हैं उसके अंदर ज़रूर बताना है। उसके बाद है रूल नंबर 7 डिपार्चर। इसमें ये कहता है कि यार देखें, आपने एक शख़्स के ख़िलाफ़ ना दरख़्वास्त दी अदालत, और आपने कहा कि यार इस बंदे ने ना मेरे साथ जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट किया है और उसके ऊपर अमल नहीं कर रहा। अब अगला बंदा अदालत को ये बताता है कि जी मैं तो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा ही नहीं था, मैंने तो कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं किया, ठीक है? लेकिन बाद में कहता है जी, जी हाँ, मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था, लेकिन मेरी फलाँ-फलाँ जो टर्म्स कंडीशंस थी ना मैं उनसे राज़ी नहीं था, वो अनफ़ेयर थी। इसका मतलब है कि वो अब अपनी पोजीशन तब्दील कर रहा है। पहले कहता है कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, फिर बाद में अदालत को कहता है हाँ, मैंने किया तो था, लेकिन बस वो वाली जो चीज़ें थी मुझे पसंद नहीं आई थी। यानी अदालत के साथ उसने 2 नंबरी की, झूठा किया। तो अगर वो अपनी पोजीशन को चेंज करना चाहता है, तो फिर उसको ऑफ़िशियली अपनी जो लीगल स्टेटमेंट है, जो प्लीडिंग है, जो रिटन स्टेटमेंट है, उसको भी तब्दील करना पड़ेगा और एक फॉर्मल प्रोसेस के ज़रिए उसके अंदर अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। यानी फिर उसको अपने दरख़्वास्त के अंदर ये चीज़ें तब्दील करनी पड़ेंगी, लिखनी पड़ेंगी। ये सिर्फ़ ज़ुबानी काम नहीं चलेगा, और अगर वो ये नहीं करता, तो फिर अदालत उसको इजाज़त नहीं देगी कि तुम अपना आर्गुमेंट तब्दील करो। हो जाता है ना भाईजान, आपने अदालत में दरख़्वास्त दी, पहले आपने कुछ और बात की, फिर आपको किसी ने समझाया कि यार ऐसे नहीं कहते, ऐसे कहते हैं, फिर आपने अपनी पोज़ीशन चेंज कर ली। तो अदालत कहती है तो उसका एक फ़ॉर्मल तरीक़ेकार है, आपने उसको फ़ॉलो करना पड़ेगा। अपनी दरख़्वास्त, अपने कागज़ात में वो उसको लिखना होगा, मेंशन करना होगा। जिस तरह किसी कानून के अंदर तरमीम करते हैं, यहाँ पे भी आपने उसके अंदर उसी तरीके से एक तरमीम करनी है अपनी दरख़्वास्त के अंदर। और अगर आप नहीं करेंगे तो फिर जनाब अदालत फिर आपको अपने आर्गुमेंट से पीछे हटने नहीं देगी, फिर आपका जो वो पहले वाला आर्गुमेंट है वही कंसीडर किया जाएगा। ठीक है जी? उसके बाद है रूल नंबर 8, डिनायल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें ये कहता है कि पहले प्लेंटिफ्स क्लेम करता है, एक बंदा दरख़्वास्त देता है अदालत को, वो कहता है जी हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और अगला जो बंदा है वो ये कहता है कि जी हुआ ही नहीं है। अब मैं कहता हूँ यार फ़लाँ शकील ने मेरे साथ एग्रीमेंट किया था, शकील कहता है जी मैंने तो किया नहीं है। तो कहने का मतलब है कि शकील का ये कहना कि जी मैंने तो कॉन्ट्रैक्ट किया नहीं, उसके इस कहने से ये साबित नहीं होगा कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो गलत है। बल्कि उससे बस सिर्फ़ इतना उसको हम इस तरह समझेंगे कि यार ये जो बंदा है ना इस फैक्ट से डिसएग्री है। बात समझ रहे हो? अदालत में जो हम दरख़्वास्त देते हैं ना, क्लेम करते हैं या किसी के खिलाफ़ शिकायत लगाते हैं, तो वो जो चीज़ें हम करते हैं ना, वो एक्चुअली फैक्ट्स होते हैं। अब मैं कहता हूँ कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, शकील कहता है जी तुमने नहीं, मैंने तुम्हारे साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया। तो वो शकील एक्चुअली जो मेरा फैक्ट है उसको वो डिसएग्री कर रहा है। लेकिन उसके ये कहने से ये साबित नहीं होता कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं है, ठीक है ना? ये नहीं होगा, सिर्फ़ ये समझा जाएगा कि भाईजान वो इस फैक्ट से डिसएग्री है, इससे यानी कि इसको दुरुस्त नहीं समझता। उसके बाद है रूल नंबर 9। ये क्या कहता है? कहता है कि यार देखें कि जो है ना, अगर आपने एक दरख़्वास्त दायर की है सॉरी वो अदालत के अंदर, ठीक है? और वो एक्चुअली मामला था कॉन्ट्रैक्ट का, तो आपने फिर सारा का सारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिखना, बस कॉन्ट्रैक्ट की कुछ अहम-अहम जो चीज़ें हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं, समरी है, वही लिखनी है। हाँ, अगर आपसे अदालत माँगती है तो फिर आपने एग्ज़ैक्ट वर्डिंग बतानी है, अदरवाइज़ आप वो बस जो है ना उसकी समरी बता देंगे, सर एक्चुअली हम दोनों के बीच में इस किस्म का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उसमें ये हमने मोटी बातें लिखी थी और इसने उसके ऊपर अमल नहीं किया। तो वो अदालत ये रूल नंबर 9 कहता है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप वो जो है ना सारी चीज़ें एग्जैक्टली ऐसे लिखें। अदालत के पास इतना टाइम नहीं है, बस उसकी आप समरी बता दें, हम समझ जाएँगे, और अगर उसके बाद अदालत को ज़रूरत होगी तो आपसे वो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट भी माँग लेगी। ठीक है जी? उसके बाद है रूल नंबर 10। यार ये कहता है कि अगर एक प्लेंटिफ है,
वो क्लेम करता है कि यार फ़लाँ शख़्स ने मेरे साथ बदनीयती के ऊपर और 2 नंबरी की है मेरे साथ और उसने ये जो काम किया है वो जो है ना गलत किया है, तो फिर आपको वो अदालत आपने जो वो रिटन जो कागज़ जो स्टेटमेंट जो जमा करानी है या जो आपने प्लीडिंग करनी है, तो उसमें सिर्फ़ आपने ये बताना है, उसमें ये एग्ज़ैक्ट आपने नहीं बताना है कि किस तरह जो है ना आपको लगता है कि ये बंदे ने 2 नंबरी किया आपके साथ या उसकी बदनीयती है। यानी जो उसका जो मैलिस इंटेंट है वो आपको साबित करने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ़ इतना ही बताना है कि सर जी ये फ़लाँ शख़्स ने ना मेरे साथ ये जो एग्रीमेंट किया था ना ये बदनीयती पे किया था। अब बदनीयती कैसे थी, कैसे आपको लगता है कि वो बदनीयती थी वो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है रूल नंबर 11 रूल नंबर 11 ये कहता है कि अगर एक आप एक इफ अ पर्सन क्लेम्स दैट एन अदर वाज नोटिफाइड अबाउट अ लीगल इशू दे जस्ट नीड टू से दे द पर्सन वाज नोटिफाइड अनलेस द एग्जैक्ट फॉर्म और वर्डिंग ऑफ द नोटिस इज क्रूशियल टू द केस। अगर आप क्लेम करते हैं किसी शख्स के हवाले से कि मैंने फलां शख्स को नोटिफाई कर दिया था तो बस आपने बता देंगे हमें कि जी मैंने फलां बंदे को नोटिफाई किया है। हाँ, अगर आपसे एग्जैक्ट वर्डिंग नोटिस की मांगी जाती है तो आपने बतानी है, अदरवाइज कोई मसला नहीं है। यानी आप कह सकते हैं कि सर मैं ना आपके पास यानी अदालत को कह सकते हैं सर मैं आपके पास आने से पहले उस शख्स को मैंने नोटिफ़ाई किया था। तो वो ज़रूरी नहीं कि वो नोटिफ़िकेशन एग्ज़ैक्ट वर्डेज़ आप अदालत को बताएँ। अगर अदालत पूछेगी तो आपने बता देना है, ठीक है? अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है रूल नंबर 12 रूल नंबर 12 कहता है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट और रिलेशन। अगर कोई शख्स क्लेम करता है कि यार एक्चुअली मैंने अगले बंदे के साथ ईमेल्स के ऊपर चिट-चैट की, बातें की और उससे वो एक्चुअली हमारा इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। यानी कि मतलब एक इनडायरेक्टली हमारा एक आपस में कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। मतलब जिसको हमने कहा तो नहीं कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, लेकिन एक्चुअली हमारा हो चुका है। तो फिर उन्होंने ज़रूरी नहीं है कि वो सारी ईमेल्स भी बताएँ। वो बस सिर्फ़ ये बताएँ कि समरी बताएँ कि सर एक्चुअली मेरी जिस तरह इसके साथ बातचीत हो रही थी व्हाट्सएप के ऊपर, ईमेल के ऊपर, तो उससे हमें यही हमने एक्चुअली हमारे अंदर एक एक किस्म का कॉन्ट्रैक्ट हो गया था। तो वो सारी की सारी ईमेल, चिट-चैट आपने नहीं बतानी, ठीक है? आपने सिर्फ़ समरी बतानी है। और इसके अलावा आप समझते हैं किसी और तरीके से आपका कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, तो बस आपने वो तरीका बताना है, वो सारी डिटेल आपने नहीं बतानी, ठीक है जी? उसके बाद रूल नंबर 13 उसमें ये कहता है कि अगर एक प्लेंटिफ है, वो किसी को सू करता है कि जी उसने उसका लोन पे नहीं किया, तो उसने सिर्फ़ जो है ना उसमें ज़रूरी नहीं है कि ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि लोन उसने आपको नीयत से दिया, अच्छी नीयत से दिया, अच्छे काम करने के लिए दिया, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपने बतानी नहीं है। हाँ, जब तक अगर अगला बंदा डिनाई करता है कि जी मैंने तो कोई लोन ही नहीं दिया, मैंने तो लोन इसको 2 नंबर काम करने के लिए दिया था, चोरी करने के लिए दिया था। अगर वो इस तरह की बकवास करेगा तो फिर आपने ना उसको एक्सप्लेन करना है, अदरवाइज़ इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यानी आपने अगर किसी शख्स को जो है ना वो उसके ऊपर मुकदमा किया है कि अगले बंदे ने मुझे लोन नहीं दिया, तो फिर आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो लोन अच्छी नीयत से दिया गया या बुरी नीयत से दिया गया। बस आपने अपने वो इश्यू बताना है कि जी लोन जो है ना मैंने इसको दिया था लेकिन ये अभी तक उसने मुझे वापस नहीं किया। ठीक है जी? उसके बाद है रूल नंबर 14 प्लीडिंग टू बी साइन। ये बड़ा आसान है कि देखें जब आप प्लेंटिफ जो है ना अगर आपने एक दरख़्वास्त दी है और आपने दावा किया किसी शख़्स के खिलाफ़, तो आपने अपने उस पेपर्स के ऊपर, प्लीडिंग के ऊपर, प्लेंट के ऊपर आपने साइन करने हैं। लेकिन अगर आप बीमार हैं या आप अपने शहर में मौजूद नहीं हैं, तो आपका जो भी रिप्रेजेंटेटिव है, वकील है या कोई भी ऑथराइज़्ड पर्सन, वो आपकी जगह पे उस प्लीडिंग के ऊपर दस्तखत कर सकता है। उसके बाद है रूल नंबर 15 वेरिफ़िकेशन ऑफ प्लीडिंग्स। इसमें ये है अगर कोई प्लेंटिफ जो है ना अपनी प्लीडिंग को वेरीफाई करता है, यानी मैंने मैंने अपने वकील को कहा कि यार मेरे बिहाफ पे ना एक दावा तैयार करो, तो उसने दरख्वास्त क्लेम या प्लेंट तैयार कर ली। तो उसके बाद फिर मैंने अपने सारे फैक्ट्स को मेक श्योर करना है कि वो बिल्कुल सही हों। अगर कुछ चीज़ें मुझे डायरेक्ट पता हैं तो मुझे बताना चाहिए कि जी मैंने अपनी आंखों से देखा था, इसने इस तरह काम किया अगले बंदे ने। अगर नहीं बताया तो अगर आप समझते हैं कि आपने किसी और से ये बात सुनी है, तो फिर आपने ये बिल्कुल लिखना है कि जी ये मैंने खुद नहीं देखा, मैंने किसी और से सुना है कि ये बंदा 2 नंबर है, ठीक है? तो दरख़्वास्त में जो भी आपने फैक्ट्स बताने हैं ना, तो आपने मेक श्योर करना है कि अगर आपने खुद वो चीज़ें देखी तो वो आपने उस तरह लिखना है वाज़ेह करके ये खुद मैंने देखा है और खुद महसूस किया है, मैंने खुद आई विटनेस हूँ। और अगर आपने किसी से सुना है तो फिर आपने बताना है कि आपने ये किसी से सुना है, ठीक है? ये चीज़ें आपने वाज़ेह लिखनी है। उसके अलावा रूल रूल नंबर 16 वो ये कहता है, अगर आपने एक शख़्स के खिलाफ़ केस फ़ाइल किया,
बदले में उसने जवाब दिया अदालत में, लेकिन अदालत में जो उसने जवाब दिया उसके अंदर वो इर्रिलेवेंट बातें कर रहा है और इंसल्टिंग कर रहा है, आपकी तौहीन कर रहा है, गालियाँ निकाल रहा है, इस तरह की कर रहा है प्लेडिंग के अंदर। तो वहाँ पे अदालत के पास ये इख्तियार है कि उन चीज़ों को वो जो पार्ट्स हैं जिसमें अगले बंदे की तौहीन कर रहा है, बदतमीज़ी कर रहा है, गालम गलौच कर रहा है, तो उसको निकाल दिया जाए ताकि जो है ना फेयर ट्रायल चल सके, ठीक है ना? तो अदालत इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। यानी प्लेडिंग में से भी अदालत कुछ चीज़ें रिमूव कर सकती है अगर उसको लगे तो ये इंसल्टिंग हैं, बदतमीज़ी हैं या इर्रेलेवेंट हैं। ठीक है, उसके बाद रूल नंबर 17 अमेंडमेंट ऑफ प्लेडिंग्स। अगर एक पार्टी है वो रियलाइज़ करती है कि उसने जो प्लेडिंग अदालत को दी है उसमें कोई चीज़ मिस हो गई है, कोई एरर है, गलती हुई है, तो अदालत उसको इजाज़त देगी कि वो जनाब उसको दुरुस्त कर सके। ठीक है जी, ये अदालत उसको पावर देगी कि वो अपनी प्लेडिंग को थोड़ा-सा चेंज कर सके अगर उसको लगता है कि कोई चीज़ मिस है या कोई उससे गलती हो गई है। उसके बाद रूल नंबर 18 फेलियर टू अमेंड ऑफर ऑर्डर। अगर अदालत ने आपको कहा है कि जी अपनी प्लेडिंग को, अपनी प्लेंट को या अपने रिटन स्टेटमेंट को तब्दील करो, लेकिन आपके पास अदालत ने जो टाइम दिया था कि भाई आपके पास 5 दिन है और वो डेडलाइन आपसे मिस हो गई है, तो उसके बाद फिर वो मज़ीद अदालत से टाइम माँग सकते हैं कि भाई आप मेहरबानी करके हमें मज़ीद टाइम दें ताकि हम अपनी प्लेडिंग को दुरुस्त करें या जो डॉक्यूमेंट हम अदालत में जमा करा रहे हैं उनको दुरुस्त कर सकें। तो आया अदालत से आप मज़ीद टाइम ले सकते हैं। ठीक है जी? तो ये हो गया जी हमारा ऑर्डर नंबर 6 और उसके जितने भी ये रूल हैं 18 के 18 मैंने आपको बड़े ही आसान अल्फाजों में विथ एग्जांपल मैंने आपको बता दिया। होपफुली कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपने सिर्फ ये एग्जांपल्स को ज़हन में रखेंगे तो ये आपको सारे जो रूल हैं वो क्लियर हो जाएंगी और ये बहुत अहम ऑर्डर है और आसान ऑर्डर है, तो आपने इसको लाजमी तैयार करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।